Good morning. In the last class, we have discussed about the election system of President of India. उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूनतम कोटा की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए की गई है ताकि राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी उम्मीदवार सदस्य खड़े होते हैं उसमें से उस पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो सके और एक स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद में राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर एक सम्मान का पात्र व्यक्ति या अनुकूल पात्र व्यक्ति निर्वाचित हो सके। जनप्रतिनिधित्व के आधार पर जब हम मतदाता के मत मूल्य का निर्धारण करते हैं तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है उसके सदस्य जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो मेंबर होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दूसरे जो सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्यवहार के अंतर्गत स्थिति ये है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। आई हैव टू रिपीट अगेन, लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 10 लाख निर्वाचक मिलकर के एक लोकसभा मेंबर का निर्वाचन करते हैं। हम उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात करते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि वहाँ की विधानसभा का सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। पर हम जब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की विधानसभा का जो सदस्य है वो कुछ हज़ार लोगों की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनका मत का मूल्य समान नहीं होता। हर एक सदस्य जो होता है उसके मतों का मूल्य जो है वो निम्न सिद्धांतों पर डिपेंड करती है, जिसमें पहली थ्योरी ये है कि यदि मान लीजिए कुछ राज्य छोटे हैं या संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 10 लाख जनसंख्या पर कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसका मत मूल्य ज़्यादा गिना जाएगा, और यदि हम सिक्किम जैसे छोटे स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ की जो जनता है उसका मत मूल्य कम आंका जाएगा। दूसरा सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्य का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को जितने मत हो उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा भी दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के लिए जो फार्मूले हैं वो भी रिटर्न में दिए गए हैं। फार्मूला नंबर 1 जिसमें हम निकालते हैं किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मतों का मूल्य, उसमें हम देखते हैं कि राज्य की टोटल जो राज्य है संघीय क्षेत्र है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद में राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, एंड द टोटल थिंग इज डिवाइडेड बाय 1000। एंड द सेकेंड फार्मूला इज दैट कि संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या का मूल्य निकालने के लिए राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग, उसके बाद में इसे डिवाइड किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। आई एम टेलिंग यू अगेन कि इस फॉर्मूले को रिपीट करने से उतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना आप प्रैक्टिकली इसे किताब से या किसी भी आपके मेथड रेफरेंस बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले को जब तक आप प्रैक्टिकल इन अ मैथमेटिकल वे इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो दैट इज़ ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट। तो जब तक आप इस परसेंटेज को निकालने का जो प्रैक्टिस है वो नहीं करेंगे तब तक ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आ सकता। सो आई होप यू विल डू एज यू कैन बेटर एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जब तक ब्लैक बोर्ड और पेंसिल चॉक का यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमें अपने पेन और कॉपी का यूज़ करने के बावजूद को यूज़ करके और इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी होगी। 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो उस समय गुजरात विधानसभा भंग हो चुकी थी। उस समय ये प्रश्न सामने आया कि क्या गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद में भी राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 1974 को अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव
वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो मत मूल्य है वो मत मूल्य उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा चेंजेस ये है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम लगभग 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना ज़रूरी है। इसी प्रकार से हम जब उपराष्ट्रपति पद की बात करते हैं तो उस पद के लिए भी लगभग 20 निर्वाचकों के द्वारा नाम का प्रस्तावित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा उसका भी अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए जमा की धनराशि लगभग 15,000 रुपये तय की गई है। It was the system, election system of President of India। ये वो प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से हम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो हमने पढ़ा उसमें सबसे बड़ा जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि सब कुछ समक्ष चुनाव होने के बावजूद या सब कुछ जो हम वोटिंग करते हैं, सो वी गो देयर ऑन द वोटिंग पोलिंग बूथ एंड वी कास्ट आवर वोट, पर प्रेसिडेंट के चुनाव में हम इलेक्शंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको प्रत्यक्ष किया जाना संभव हो सकता था, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो सिस्टम है, सबसे बड़ी बात हम वो करते हैं, भारत का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है, ओनली अ फॉर्मल हेड, और उसकी जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो एक्चुअली में मंत्रिमंडल के साथ हाथ में होती है। मंत्रिमंडल का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है जो बहुमत दल का नेता होता है। इस समस्या में एक समस्या ये आती है कि यदि प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट इलेक्टेड किया जाए और अगर प्रेसिडेंट को भी हम प्रत्यक्ष चुनते हैं तो दोनों की जो पावर है वो इक्वलेंट हो जाती है। इसका मतलब हु इज़ अ सुपर, सो दैट इज़ अ बेसिक रीज़न कि हमने राष्ट्रपति का चुनाव संसदीय प्रणाली के आधार पर इनडायरेक्ट में करवाया है या इनडायरेक्ट को हमने एक्सेप्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि डायरेक्ट इलेक्शंस हम करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से एक निर्वाचित राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति जो डायरेक्ट चुना जाएगा बेमेल हो जाती है। डॉक्टर संथानम ने कहा है कि अक्सर ये महसूस किया गया है कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो हम उसे प्रत्यक्ष रीति से अगर निर्वाचित करते हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरों से अपोजिट है, तो इस तरह का यदि हम ट्राई भी करते हैं तो वो परिश्रम जो हम करेंगे वो सबसे ज़्यादा खराब होगा या व्यर्थ का परिश्रम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो जनसंख्या है जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित हुआ था और आज का जो डिफरेंस है उसमें सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े इलेक्शंस को डायरेक्ट कराने में बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है किसी भी इलेक्शंस में। जैसे नाउ डेज जब हम देख रहे हैं कि लोकल सेल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और नगर निगम और नगर परिषद के इलेक्शंस हो रहे हैं, जब इन इलेक्शंस में हम छोटे से इलेक्शंस की बात करते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट और वी टॉक अबाउट द इलेक्शंस ऑफ द पीएम और सीएम, सो दे आर हैविंग अ वेरी बिग अमाउंट, एक बहुत बड़ी धनराशि को ये खर्च करने की उसमें होते हैं। तो जितना भी हम इन्वेस्ट करें उससे ज़्यादा यदि हम खर्च करते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को डायरेक्ट इलेक्शंस में शामिल करना, वी आर नॉट स्मॉल कंट्री लाइक स्विट्ज़रलैंड, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अप्रत्यक्ष चुनाव इसीलिए करवाया गया कि सबसे बड़ी बात तो कि दोनों पदों को बराबर ना किया जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल अपने आप में सर्वे सर्वा होता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रखा गया। आलोचक कई बार ये भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो यूज़ की गई है, जो शब्दावली यूज़ की गई है, वो बड़ी अनुचित है। जबकि इस शब्द के बजाय आप विकल्पात्मक मत, अल्टरनेटिव वोट और यू कैन यूज़ अ प्रेफरेंस वोट, वरीयात्मक पद मत की संख्या आप दे सकते थे, क्योंकि लगभग 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश जो मतदाता होते हैं वो आगे का मतपत्र देते ही नहीं है। और जब
वो आगे के किसी भी मतपत्र पर पत्र नहीं देते हैं तो हम उसको प्रतिनिधित्व क्यों कहें या अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों कहें। फर्स्ट वॉलेट में जिस व्यक्ति ने जिसके आगे स्टैंप लगा दिया वो उसको विनर मान के चलता है। सो के अनुसार के बाद में भी जो राष्ट्रपति है उसको पेंशन दी जाती है। ही इज़ एलिजिबल फॉर अ पेंशन एंड राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में उनको वेतन बिल्कुल दिया जाता है। उस समय उनको उन्मुक्तियाँ दी जाती हैं। उसमें अपने पद के अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध में किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ कोई भी दीवानी या फौजदारी किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा एक्टिव नहीं हो सकता और ना ही इस तरह का कोई दावा किया जा सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का सुनिश्चित किया गया है। यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग के माध्यम से उस पद को रिक्त करना पड़ता है या वो रिक्त हो जाता है तो जो चुनाव होगा वो शेष अवधि के लिए नहीं होता बल्कि संपूर्ण अवधि के लिए होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंधन नहीं है, पर एक आम परंपरा है या बन चुकी है कि एक जो व्यक्ति है वो 1 से 2 से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर दावा नहीं कर सकता या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति की जो पद गरिमा है उस गरिमा को देखते हुए राष्ट्रपति के ना होने पर ये यूँ कहना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 70 में ये कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्यों को संपन्न करने में असमर्थ होता है तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में आर्टिकल 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शनल बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का कर्तव्यों का संचालन करेगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के उन पावर का जिसका वो यूज़ करता है एंड नाउ वी कैन डिसाइड ही इज़ अ फॉर्मल और इज़ नॉट अ फॉर्मल। राष्ट्रपति के कार्य को हमने 2 भागों में बांटा है जिसमें सबसे पहली शक्तियाँ उसकी सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है और दूसरी जो शक्ति है वो उसकी संकटकालीन शक्ति होती है। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों में शासन का जो समस्त कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम पर कंप्लीट किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। दिस इज टू बी नोटेड। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अनुसार करेगा। संघीय शासन से संबंधित सभी प्रकार के मामलों में सूचना पाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री के लिए ये आवश्यक माना जाता है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पद से हटाने की शक्ति का प्रयोग भी राष्ट्रपति करता है जिसमें प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के सभी राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और विदेशों के राजदूत। राष्ट्रपति को कई प्रकार के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है जिसमें वो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण से संबंधित शक्तियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों व संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि पर राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति वह करता है और सबसे बड़ी बात है विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का कार्य भी वही करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो ये है कि वो सर्वोच्च सेनापति, सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन होती है। वह प्रतिरक्षा, युद्ध और शांति से संबंध जितने भी पावर हैं उन सबको जो संसद को प्राप्त है उनका उपयोग
भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, परंतु वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आज राष्ट्रपति में बस इतना। हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसकी वो लेजिस्लेटिव पावर जो विधायी शक्ति कहलाती है और उसकी आपातकालीन शक्तियाँ जो उसको कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी हिटलर भी बना देती है। थैंक यू वेरी मच।